जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स इजराइल से आ रही हैं जी, वो तो ये हैं कि वहाँ पे नेतन्याहू बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं और उनके जिस तरह आप हमारे एक थिंक टैंक के सरबराह हैं, जी, तो इजराइल के एक थिंक टैंक के सरबराह हैं निमरूद नायर। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया जी, ज़रा बताएं जी, उन्होंने एक लेटेस्ट सर्वे के बारे में क्या बताया, ज़रा बताइए। Vast majority of Israelis believe that this war is a failure. Only 10% perceive it as a significant success versus 30%, over 30% that perceives it as a complete failure. Moreover, vast majority of Israelis think that Israel will be weakened after this war, and less than 40% say that if they would know in advance that this will be a position after a month and a half of war, they would support it. Less than 15% believe Netanyahu when he says that Iran is weaker than ever, and there's a complete distrust, even among who are government loyalists, in whatever the political and security echelon are conveying, and we haven't seen such figures since October 7th. ये मुझे तो लग रहा है कि इजराइल में रजीम चेंज होने वाला है। जी देखिए, वैसे इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, देखें इसमें जो देखें उसको डिसाइफर कर लेते हैं ना, वो क्या कह रहे हैं। बात तो वही है, मैंने कहा उनको ये बताया गया था कि इस जंग में ये सारा एक बार ही हम ईरान को सेटल कर लेंगे। अब इस सर्वे से क्या जाहिर हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है बहुत बड़ी इजराइल में। इजराइलीज नाराज़ हैं बिकॉज वो समझते हैं कि नेतन्याहू और अमेरिका डिलीवर नहीं कर सका। अच्छा, इसीलिए वो जो है ना इस वक्त ये, और उनको सारा बताया, उन्होंने कहा हमने इतना कॉस्ट भी पे किया, बार बार शेल्टर्स में भी गए, नुकसान भी उठाया, और उसके बाद भी जो हमें बताया गया था वो तो नहीं हुआ। तो अब नेतन्याहू ने उनसे ये विंडो मांगी कि चलें मुझे लेबनान तो सेटल करने दें। तो अमेरिकन ने, मेरे अंदाजे के मुताबिक अमेरिकन ने कहा ठीक है, हम लेबनान अब जो है ना उसका आप अपने आप को उसको एटलीस्ट सेटल करें कि उधर से उसको कोई विक्ट्री मिल जाए। तो इस लिहाज से, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें अमेरिकन के लिए लेबनान अहम नहीं है, इसराइल के लिए लेबनान अहम है। अच्छा, शमशाद साहब, आपने आर्टिकल 40 का जिक्र किया, बड़ा ही आपने जो है ना ज़बरदस्त काम किया है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 40 का जिक्र किया है, क्योंकि इसको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। ये कहता है कि ममलकत इस बात की कोशिश करेगी कि इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद पर मुस्लिम ममालिक के माबैन बरादराना ताल्लुकात को बरकरार रखा जाए, मुस्तहम किया जाए, एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमरीका के अवाम के मुश्तरका मुफादात की हमायत की जाए, बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को फ़रोग़ दिया जाए, तमाम कौमों के माबैन खैर सगाली और दोस्ताना ताल्लुकात पैदा किए जाएँ और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात को पुरअमन तरीक़ों से तय करने की हौसला अफजाई की जाए। तो ये जो आर्टिकल 40 है, ऐसा लगता है कि आर्टिकल 40 जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया इस वक्त रियासत पाकिस्तान ने, और ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं। तो मैं अब दोबारा वही सवाल आपसे मुख्तलिफ अंदाज में पूछना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 40 की रोशनी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को मेडिएट करके, सालसी का किरदार अदा करके, कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जिसका तमाम इस्लामी दुनिया को भी, एशिया को भी, लैटिन अमेरिका को भी फ़ायदा हो, और हम फ़ख्र से क्या कहें कि यार देखो हमने आर्टिकल 40 को इम्प्लीमेंट कर दिया है। कौन सा फार्मूला ऐसा तय पा सकता है जिस पे हम फ़ख्र कर सकें? अब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके सवाल के जवाब में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा जी। और इससे पहले सिर्फ ये जो अभी आप लोग बात कर रहे थे जौहर के साथ, तो मैं उसके बारे में मुख्तसर तौर पर ये कहूँगा कि सारे कज़िये की जड़ ट्रंप नहीं है, नेतन्याहू है जी। और ट्रंप को इसने पागल बना दिया हुआ है बिकॉज ऑफ हिज रूटेड कनेक्शंस इन एप्स्टीन नेटवर्क जो था। ये बहुत कुछ एप्स्टीन में गुम हो चुका है ट्रंप, और सारा जो ये जंग का मसला, ये सब नेतन्याहू को खुश करने के लिए पहली टर्म में इसने दुनिया तहस नहस की थी बाय स्क्रैचिंग द न्यूक्लियर डील which was concluded between Iran and the Western powers after negotiations of 9 years, lasting 9 साल, 2006 से 2015 में ख़त्म हुई थी और साइन हुई थी वियना में जुलाई 2015। वो इसने स्क्रैच किया, और उसके फ़ौरन बाद इसने जेरूसलम को इजराइल का दारुल-ए-ख़िलाफ़त रिकॉग्नाइज किया और अपना सफारतखाना ले गया। और फिर नेतन्याहू ने मज़ीद कुछ मांगा तो उसको कहा कि मैं तुम्हें मुस्लिम रियासतों की रिकग्निशन दे देता हूँ। ये पहली टर्म में अब्राहम अकॉर्ड करके
कुछ रियासतों ने तस्लीम कर लिया, जिसमें खलीज की छोटी मोटी रियासतें थी। सऊदी अरब ने भी कमिट किया था, बट एट द लास्ट मिनट सऊदीज बैक्ड आउट बिकॉज उनके अंदरून बहुत मुखालफत थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई बड़ी रियासत, खासतौर पर पाकिस्तान नहीं रेकग्नाइज करता, हम नहीं रेकग्नाइज। तो पहली टर्म में इसका एजेंडा इनकम्प्लीट रहा, यानी इसका एजेंडा नहीं, वो नेतन्याहू का एजेंडा था। ठीक है। दूसरी टर्म में जब अभी ट्रंप आने वाला था तो फलस्तीनियों को पता था कि आके इसने अपना वो जारी करना है अब्राहम अकॉर्ड का, तो उन्होंने इसराइल के साथ पंगा लिया फलस्तीनियों ने। और पंगा क्या, यानी अपनी रेजिस्टेंस इंटेंसिफाई की, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने फिर इसराइल को प्रवोक कर दिया, जिससे वो जेनोसाइडल किलिंग हुई, हजारों फलस्तीनी मारे गए, बेहद नुकसान हुआ। उसके बाद फिर ये ट्रंप हर चीज में साथ था, सपोर्ट ट्रंप की शामिल थी। और एक स्टेज पर आ जाती है जब ईरान के साथ, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कोई झगड़ा नहीं है उस पर, वो सब चीज हल हो चुकी है, मसाइल जो हल हो चुके हैं, ये सिर्फ एक प्रेशर के लिए रखा हुआ है वो सारा। अच्छा, अब जब ये पाकिस्तान में पिछले मुज़ाकरात हुए थे, असूलन तो अगर ये जो अभी हमारा वफद गया है ईरान, अगर हमारे लोग सब्सटेंटिवली इसमें अपने आप को उस वक्त इन्वॉल्व कर लेते ताकि बड़ी मीटिंग होने से पहले हर चीज तय हो जाती, ड्राफ्ट बन जाते, तो शायद ये दूसरे राउंड की जरूरत ना होती। लेकिन खैर अब वो कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। जो आपने अब आर्टिकल 40 की बात की है, ये सुनिए, मैं मुख्तसर तौर पर बात कहूंगा कि अभी सिर्फ ये नहीं है कि हमने मुस्तकिल पीस देखना है, हमने इस जंग को खत्म करना है। ये जो सीज फायर की बजाय जंग बंदी मुकम्मल करनी है। और ये आबनाए हुर्मुज़ का झगड़ा जो है, ये तो पहले भी नहीं था, ये सिर्फ जंग की वजह से, ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से ईरान ने एक तरह से अपना दिखा दिया है कि मेरे पास ये बड़ा हैंडल है। तो अब सिर्फ ये है, पाकिस्तान का रोल जब मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जब ये दोनों सिलसिले बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगे, तो एक तो ये साफ वाज़ेह हो गया कि अगर खलीजी रियासतों ने अपनी सलामती जो थी वो अमेरिका के साथ लिंक की थी कि अमेरिका हमें देगा अम्ब्रेला, वो उसमें नाकाम रहा, बल्कि वो जो अड्डे थे वो एक लायबिलिटी बन गए इन रियासतों के। तो अब जब ये सिलसिला शुरू होगा तो ये किसी न चाइना की गारंटी की जरूरत है, न रशिया की, न अमेरिका की, न किसी यूरोपियन ममालिक की। ये खित्ते के जो ममालिक हैं, की ममालिक, ये उनकी जिम्मेदारी है और उनको इकट्ठे होना होगा। ठीक है। ये मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि यही झगड़ा था दूसरी जंग अज़ीम के बाद खत्म होते वक्त, कि वहां जर्मनी और यूरोपियन दूसरे थे, बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम। अच्छा सर, एक मैं मजीद ज़रा अपडेट कर दूं कि पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो जिसमें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब शामिल हैं, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, वो तेहरान पहुंच गया है। वहाँ पे जो है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने उनका इस्तकबाल भी किया है। तो अब इसकी जौहर सलीम साहब, पूरी दुनिया जो है वो अब इसको डिस्कस करेगी कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात का जो सेकंड राउंड है, उससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने तेहरान का दौरा किया है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिग्निफिकेंस तो बिल्कुल इसकी वाज़ेह है। देखें अभी भी अब क्या हो रहा है, पहले जो राउंड हुआ उसके बाद दोनों साइड्स पॉस्चरिंग एक तो हो रही है, वो नज़र आ रही है, फिर थ्रेट्स दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। उसमें क्या है कि दोनों साइड्स अपनी बार्गेनिंग पोजीशन इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुसूसन अमेरिकन्स, बिकॉज वो समझते थे कि पहले राउंड में ये जो बहुत ज़्यादा लेवरेज ईरान समझता है कि उसको अपना हुर्मुज़ को ब्लॉक करने की वजह से है, तो उसको हम न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, जो उन्होंने किया भी है। आई थिंक पार्शली उन्होंने ऑफसेट किया है उस लेवरेज को। तो अभी जो है, बिकॉज अभी देखें ईरान ने एक थ्रेट कर दिया है कि जी हम वो रेड सी वाला जो रूट है उधर से बंद कर देंगे। तो उसका मतलब है जो फुजेरा वाला बंदरगाह है, फुजेरा की बंदरगाह है जो यूएई की, और दूसरी तरफ सऊदी के लिए भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ज़ाहिर है हौतीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को जो धमकियाँ दे रहे हैं और ये पोस्टिंग करें, इसमें खतरा क्या होता है? खतरा ये होता है कि मिसकैलकुलेशन हो सकती है कोई, और फिर दोबारा से आप एस्केलेशन की तरफ वापस चले जाएं। मिसकैलकुलेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है। ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिस जज किया ईरान की देखिए मिसाइल पावर को। अच्छा, मैं खैर बिल्कुल क्या होगा, मैं उसको खैर थोड़ा सा मुख्तलिफ देखता हूँ। मैं अपने कमेंट्स में ये कह भी चुका हूँ कि देखें ठीक है, ये नेतन्याहू की, इसमें बिल्कुल शमशाद साहब की बात ठीक है, ये नेतन्याहू की ही जंग है, इसमें कोई शक नहीं, और उन्होंने मनवाया ट्रंप को। और लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे थे, जिस तरह अमेरिकन को भी ये सूट करता था कि अगर ईरान की जो है ना कैपेसिटी कम होती तो दो जावियों से उनको फ़ायदा होता है।
एक तो इस रीजन में जाहिर है कि ईरान जो अपनी पावर प्रोजेक्ट कर रहा था थ्रू प्रॉक्सीज और थ्रू कई मुल्कों में जो है ना उनकी सपोर्टेड हुकूमतें थी, उसको उन्होंने कम किया है। ऑलरेडी उन्होंने उनको काफ़ी डैमेज किया। देखिए एक टाइम पे 7 जगह पे 3 प्रॉक्सीज थी और 4 मुल्क थे जहाँ पे ईरान की सपोर्टेड हुकूमतें थी या प्रॉक्सीज वो सपोर्ट, तो वो जाहिर है बहुत प्रेशर इसराइल पे था लेकिन अमेरिका पे भी था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो चाइना वाला एंगल है, चाइना वाला एंगल क्या है? 90% तेल ईरान का कौन लेता है? चाइना। अच्छा, उनका स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप, उनके एक $500 बिलियन का एक उनका मंसूबा उनका और चाइना का बन रहा है आगे इन्वेस्टमेंट का। तो इसी तरह उनकी ट्रेड भी सारी चाइना से, इनकी जो डिफेंस कॉपरेशन है वो भी चाइना से सारा। अब अमेरिकन समझते थे कि अगर हमें मौका मिलता है कि थोड़ा सा ईरान को, अगर तो रिजीम चेंज हो जाता तो बहुत ही अच्छी था, अगर नहीं होता तो उनकी कैपेसिटी हम काफ़ी सारी कम कर दें। इस हद तक मेरा ख्याल है वो मुत्तफिक थे इसराइल के साथ। नहीं तो इस तरह तो पाकिस्तान भी चाइना के बहुत करीब है, तो कल को कोई मुल्क जो है वो कहेगा कि ये पाकिस्तान की भी कैपेसिटी कम कर दो। देखिए अगर उनकी कोशिश ये है कि चाइना को नेचुरल रिसोर्सेज डिनाई करें तो वो तो उनको ईरान से मिल रही है ना, पाकिस्तान से तो उनको कोई तेल नहीं मिल रहा या कोई और ऐसी चीज़ नहीं मिल रही। और फिर पाकिस्तान का, और अब जो देखिए पाकिस्तान बलूचिस्तान से तो चाइना को काफ़ी कुछ मिल रहा है। मत अभी तक खैर मिल सकता है, आगे और भी शायद। देखिए पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप क्या पहले अमेरिका को खटकता नहीं था क्या? ठीक है ना, देखें ये जो सारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनी है, जो इंडिया के साथ इतने ज़्यादा उन्होंने करीबी ताल्लुकात तो किए, उसका एंगल तो है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान में एक कॉमन फैक्टर चाइना है। देखिए चाइना तो इसमें अहम है, और मैंने कुछ दिन पहले ये कहा भी था कि आने वाले दिनों में चाइना आपको बहुत अहम इस डिप्लोमेसी में नजर आएगा, उनका रोल भी। और मैं अभी भी समझता हूँ कि चाइना जो है, बिकॉज उनको लेवरेज ईरान पे दुनिया में किसी भी मुल्क से ज़्यादा है। अच्छा जी, आज ट्रंप साहब ने एक बयान दिया है चाइना के बारे में। वो कह रहे हैं चाइना इज़ वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। I am doing it for them also and the world. This situation will never happen again. They have agreed not to send weapons to Iran. President Xi will give me a big fat hug when I get there in a weeks. तो इस पे चाइना जो है वो ट्रंप साहब की इसका आज एक मौजू बन गया, और पता नहीं वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं,